हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। तो आज का टॉपिक है हमारा शून्य अभिक्रिया की कोटि। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो दोस्तों, आज हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और इनको ढंग से पढ़ना दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। एक बात बताओ, जैसे कोई मान लो अभिक्रिया है शून्य कोटि की, जैसे मान लो ये अभिक्रिया है ए से बना बी और ये मैंने कहा शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो इसका दर नियम इस तरह का होगा, R बराबर के ए की घात 0। ऐसे ही होगा ना, दर नियम ऐसे लिखते हैं ना, R बराबर के ए की सांद्रता की घात 0, जब भी तो कोटि 0 आएगी इसकी। अच्छा, मैं के को हटा करके ऐसे लिख सकता हूं क्या, R समानुपाती ए की सांद्रता की घात 0। तो शून्य कोटि जो की अभिक्रिया जो है उसका वेग, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है मान लिया हमने, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता की घात 0 के समानुपाती होता है। गलत तो नहीं कहा? दोबारा सुन लीजिए जो लाइन मैंने बोली कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग, नाम ही अभिक्रिया की कोटि 0 है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता की घात 0 के समानुपाती होता है। तो ये बात हम लिख सकते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता क्रिया कारक की सांद्रता की घात 0 के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। क्लियर है बात? शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता की घात 0 या 0 के समानुपाती होता है। ठीक है, मैं एक अभिक्रिया लिखता हूं और वो अभिक्रिया जो है वो शून्य कोटि की है। ये अभिक्रिया लिखी मैंने, ए से बना मान लो उत्पाद। ठीक है, और ये अभिक्रिया कैसी है माना, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, माना निम्न अभिक्रिया शून्य कोटि की है। ऐसे स्टार्ट करते हैं, ढंग से समझना, निम्न अभिक्रिया शून्य कोटि की है और वो अभिक्रिया ये लिख दी मैंने, ए क्रिया कारक है और ए से बना उत्पाद। ये वो अभिक्रिया है जो कौन सी कोटि की है, शून्य कोटि की है। क्लियर? अच्छा, T बराबर 0 पर सांद्रता, T बराबर 0 का मतलब समझ गए, प्रारंभ में जब अभिक्रिया स्टार्ट हुई, T बराबर 0 पर जो क्रिया कारक है A, उसकी सांद्रता कितनी है, मान लो स्मॉल ए। स्मॉल ए है क्रिया कारक की सांद्रता। कब सांद्रता? T बराबर 0 पर, मतलब प्रारंभ में। T बराबर 0 मतलब प्रारंभ में। उस समय उत्पाद की सांद्रता दोस्तों कितनी होगी? 0।
भाई जब भी कोई अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो उत्पाद की सांद्रता तो उस समय 0 ही होती है, उत्पाद तो बाद में बनता है ना। अच्छा, टी समय पश्चात, टी समय बाद सांद्रता, टी समय बाद सांद्रता देखते हैं, मतलब कितना समय गुजर चुका है, टी समय गुजर चुका है, अभिक्रिया चल रही है ये और टी समय गुजर गया। तो जब टी समय गुजर जाएगा तो क्रिया कारक की सांद्रता घटेगी, आपको पता ही है। जब अभिक्रिया चलती है तो क्रिया कारक की सांद्रता घटती है। प्रारंभ में ए थी, अब घट करके कितनी रह गई, ए माइनस एक्स, मतलब एक्स सांद्रता जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, उत्पाद में। भाई जैसे मैंने ए की सांद्रता ली 5 और 5 में से 3 घट गई, 5 में से 3 घट गई, तो ये कितने बन जाएगी, 3 ही तो बन जाएगी। जब क्रिया कारक की सांद्रता एक्स घटी तो उत्पाद की सांद्रता कितनी बन गई, एक्स बन गई। दोनों के आगे गुणांक 1 है, ये x घटेगा तो ये x बनेगा। अच्छा, इसमें चारों चीजों को इनको ढंग से समझ लो। मैं आपसे पूछूं प्रारंभ में या t बराबर 0 पर क्रिया कारक की सांद्रता कितनी है, तो आप कहोगे a। उत्पाद की सांद्रता कितनी है प्रारंभ में, 0। मैंने कहा t समय पश्चात क्रिया कारक की सांद्रता कितनी है, a माइनस एक्स, और उत्पाद की सांद्रता कितनी है t समय पश्चात x। सबको क्लियर कर लेना, ठीक है। अब t समय गुजरने के पश्चात हम अब ज्ञात करते हैं अभिक्रिया का वेग, ठीक है। तो हम अभिक्रिया का वेग निकालते हैं, इस अभिक्रिया का वेग, और अभिक्रिया के वेग के लिए स्मॉल r सिंबल ले लिया मैंने। अभिक्रिया का वेग निकाल रहा हूं दोस्तों। वेग निकालने का तरीका, वेग दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो दर नियम से वेग तो निकलता है r बराबर k, और एक हमने पढ़ा है अभिक्रिया का वेग निकालने का तरीका। अभिक्रिया का वेग होता है क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। वेग के दो तरीके हैं। एक तो वेग का तरीका यह है क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ये पढ़ा है आपने। और एक वेग का तरीका होता है दर नियम, r बराबर k, तो उससे भी आप अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हो। तो अभिक्रिया का वेग निकालते हैं तो ऐसा निकालते हैं कि या तो यहां से निकाल लेते हैं उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन dx बटे dt, समय अंतराल dt। मतलब ये अभिक्रिया का जो वेग है ये बहुत कम समय अंतराल, मान लो ये समय अंतराल बहुत कम है, उस स्थिति में है ये। भाई अभिक्रिया का वेग आ जाएगा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। x में से 0 घटाओगे तो x ही तो बचेगा। या ऐसे निकालोगे क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो a माइनस एक्स में से a घटाओगे, पर आगे माइनस लगता है अगर आप क्रिया कारक से निकालते हो, आएगा x। क्लियर कर लो। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन x माइनस 0 x बचेगा बटे परिवर्तन में लगा समय dt। यहां से निकालते तो क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन a माइनस एक्स में से a घटाते माइनस एक्स बचता, पर जब आप क्रिया कारक के लिए अभिक्रिया का वेग निकालते तो यह माइनस आता तो x ही, आगे माइनस नहीं लगता क्या। तो कुल मिलाकर के अभिक्रिया का वेग आया dx अपॉन dt, जिसको समीकरण 1 चलो नहीं मानते हैं, 1 मान लेते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, एक अभिक्रिया का वेग और लिखता हूं मैं दर नियम से। अभिक्रिया का वेग दो तरह से लिख सकते हैं ना, दर नियम से लिखें तो आएगा अभिक्रिया का वेग r बराबर k क्रिया कारक की सांद्रता। बेटा a माइनस एक्स आएगी। अब क्यों आएगी, क्योंकि t समय पश्चात, t समय गुजरने के बाद हम अभिक्रिया का वेग निकाल रहे हैं, तो उस समय क्रिया कारक की सांद्रता a माइनस एक्स है। घात 0 क्यों लगाई, क्योंकि यह अभिक्रिया शून्य कोटि की है, तो इसका दर नियम ऐसे आएगा। सही है भाई, टी समय पश्चात क्रिया कारक की सांद्रता a माइनस एक्स ही तो है। तो दो आपके पास वेग आ चुके हैं अभिक्रिया के, एक ऐसे और एक ऐसे, तो दोनों वेग तो बराबर ही होंगे भाई। वेग दोनों ही वेग r है, तो अपन लिख सकते हैं अतः डायरेक्ट क्या आ जाएगा अपने पास dx अपॉन dt बराबर, ढंग से देख लो, ये आ जाएगा k a माइनस एक्स की घात 0, जिसको हटा करके अपन कितना लिख सकते हैं dx अपॉन dt बराबर
खाली के रह जाएगा, क्योंकि a माइनस एक्स की घात 0 का मान, अरे किसी पर घात 0 लग जाए तो उसका मान कितना होता है 1। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं dx बराबर के dt, या यहीं पर छोड़ देता हूं। ये जो है इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, और ये जो है यह है अवकलित वेग समीकरण। अवकलित वेग समीकरण। तो कोई आपसे पूछ ले, आपसे कहे ये है, नहीं दिख रहा है तो बाद में बगल में लिख देता हूं, इस समीकरण नंबर 3 को छोड़ता हूं, यहां ये लिख देता हूं कि ये क्या है, अवकलित वेग समीकरण। क्लियर? अवकलित वेग समीकरण है ये। तो कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन कर सकता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण निकालिए, तो ये आपके पास आ गया dx अपॉन dt बराबर k। अब मैं आगे बढ़ा देता हूं इसी बात को, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम अवकलित वेग समीकरण निकाल चुके हैं, अब हम समाकलित वेग समीकरण भी निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले को मैं आगे बढ़ा लेता हूं, इसके बाद आगे यहां से पढ़ते हैं। अपने पास ये फॉर्मूला आया dx अपॉन dt बराबर k, सही है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dx बराबर k dt लिख सकता हूं, dx बराबर k dt। अब जब तुम्हें समाकलित वेग समीकरण निकालना है, ये तो अवकलित था dx अपॉन dt बराबर k, आपको समाकलित वेग समीकरण निकालना है तो समाकलन करना होगा। तो नीचे लिख सकता हूं समाकलन करने पर कीजिए समाकलन। तो समाकलन का चिन्ह आ गया, समाकलन कर रहे हो तो dx बराबर क्या आ जाएगा, समाकलन करोगे तो नियतांक बाहर आ जाएगा, नियतांक का समाकलन नहीं होगा, समाकलन किसका होगा, dt का। समाकलन कर दिया, करे dx का समाकलन क्या आएगा, x, और k dt का समाकलन आता है kt प्लस सी। ये डायरेक्ट याद रखो भाई, k dt का समाकलन आता है kt प्लस सी। समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नहीं माना तो ये आ गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये समीकरण 3 आ गया। समाकलन याद रखना, एक dx का समाकलन x आएगा, k बाहर आएगा नियतांक, dt का समाकलन करेंगे तो इस तरह का k dt का समाकलन से आ जाएगा kt प्लस सी। c यहां पर एक समाकलन नियतांक है। अच्छा, c का मान निकाल करके रख देते हैं इसमें कि c का मान कितना है, इसको पता कर लेते हैं हम। तो हम c का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, c का मान पता करते हैं तो t को 0 करते हैं, मतलब हम जाते हैं t बराबर 0 पर। t बराबर 0 पर मतलब प्रारंभ में t बराबर 0 पर ये x कितना है, 0 है उस समय। बट x है क्या, उत्पाद की सांद्रता। कब, t समय बाद। पर जब आप t बराबर 0 पर जाओगे तो उत्पाद की सांद्रता 0 हो जाएगी, मतलब t बराबर 0 पर x बराबर 0। सही है, t बराबर 0 पर x बराबर 0 है, x बराबर 0 अतः c बराबर 0, c का मान 0 है। भाई सुनो, t बराबर 0 पर x बराबर 0 है और t बराबर भी 0 है, तो k इंटू 0 बराबर 0 हो गया। t बराबर 0 और x बराबर 0, तो t बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया, x बराबर 0, ये 0 हो गया, तो c का मान भी तो 0 ही आना है। मतलब हमारे पास ये आ गया कि इसमें निष्कर्ष की समाकलन नियतांक c का मान 0 है। तो हम कर सकते हैं, अतः डायरेक्ट कर लो, x बराबर क्या आ गया आपके पास, kt, यही तो बचा। अरे c का मान 0 है ना, c का मान रख दिया इसमें, या ऐसे लिख दो c का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर क्या बचा, kt। ये है समाकलित वेग समीकरण। तो आप इसको याद रखें, ये है समाकलित वेग समीकरण। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है।
क्लियर? एक बार और समझ लो फिर इसको नोट करना। हम बात कर रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उनका वेग क्रिया कारक की सांद्रता की घात 0 के समानुपाती होता है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता की घात 1 के समानुपाती होता है। ये बात हम जानते हैं। माना निम्न अभिक्रिया शून्य कोटि की है। ये अभिक्रिया आपको ली मैंने, ए से बन रहा है उत्पाद, और ये अभिक्रिया माना कौन सी कोटि की है? शून्य कोटि की है। अच्छा, t बराबर 0 पर, ठीक है, मतलब प्रारंभ में सांद्रता, जब ये अभिक्रिया स्टार्ट हुई उस समय क्रिया कारक की सांद्रता हमने माना स्मॉल a ली, और उत्पाद उस समय 0 होगा। भाई अभिक्रिया के स्टार्टिंग में उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी? 0। t समय बाद, कितना समय गुजर चुका है दोस्तों? t समय। t समय बाद आपको पता ही है कि क्रिया कारक की सांद्रता घटेगी। जैसे जैसे अभिक्रिया चलती है क्रिया कारक की सांद्रता घटती है। वो मान लो a माइनस एक्स रह गई, तो उत्पाद कितना बन चुका है? फिर x बन चुका है। तो इसमें सारे सिंबलों को क्लियर कर लेना। अभिक्रिया का वेग, क्लियर? अभिक्रिया का वेग हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो अभिक्रिया का वेग पढ़ा है अपन ने, क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो वहां से अभिक्रिया का वेग निकालते हैं। यहां से निकाल लो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, x में से 0 गया तो x, dx अपॉन dt। सही है? समयांतराल बहुत कम है इसलिए dt चल रहा है, तात्क्षणिक वेग निकल रहा है। इसी तरह से अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। t समय गुजरने के पश्चात वेग निकाल रहे हो आप। अभिक्रिया का वेग बराबर के द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, दर नियम से निकल रहा है क्रिया कारक की सांद्रता। इस समय क्रिया कारक की सांद्रता a माइनस एक्स है, वो काम में लोगे। इस समय वेग निकाल रहे हो आप t समय बाद, उस समय क्रिया कारक की सांद्रता a माइनस एक्स है। घात 0 क्यों लगाई? क्योंकि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो अपने पास आया, सिंपल ही समझ लो यार, dx, दोनों वेग हैं तो dx अपॉन dt बराबर आ जाएगा के a माइनस एक्स की घात 0। इसको हटा देते हैं क्योंकि किसी पर भी घात 0 लग रही हो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो dx अपॉन dt बराबर क्या आ गया? ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण। आपसे समाकलित वेग समीकरण निकलवाए इस तरह से, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आया भी है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। आगे ये इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन वेग, अवकलित वेग समीकरण से समाकलित वेग समीकरण आ जाएगा। इसका समाकलन करते हैं, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, dx बराबर के dt। समाकलन करने पर k का कोई समाकलन नहीं होगा, dx का समाकलन x आ जाएगा, और इसका समाकलन डायरेक्ट याद रखें kt प्लस c आ जाएगा। c का मान ज्ञात करते हैं, t बराबर 0 पर चलते हैं। जब t बराबर 0 करोगे तो उत्पाद की सांद्रता भी t बराबर 0 पर कितनी होगी? 0 होगी। t बराबर 0 पर x बराबर 0, x है ही नहीं उस समय, तो c का मान भी 0 आएगा। ये पूरा 0, ये 0, तो c का मान भी 0। c का मान इसमें रख दिया तो c का मान 0 है, अतः हमारे पास समाकलित वेग समीकरण आई x बराबर kt। दोस्तों क्लियर? इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों आप इस पूरे को नोट कर लो, ऐसे की ऐसे ही नोट करो। हाँ तो दोस्तों हम यहां तक देख चुके हैं। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज मैं आपको पता ही है कि आप 2 वीडियो आती हैं। यहां तक आपने नोट कर लिया, यहां तक कोई समझने में समस्या है क्या? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।